हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th पॉलिटिक्स का थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटिक्स का। यहाँ पे तो चैप्टर का नाम है यहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पे पॉलिटिकल डिसीजन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली जो कहानी बताई गई है वो उड़ीसा की बताई गई है कि उड़ीसा में यहाँ पे जो रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, लेकिन उनका इनके द्वारा यूटिलाइज एक सही ढंग से नहीं किया गया। ठीक है, देख लेते हैं। उड़ीसा यहाँ पे एक लार्जेस्ट रिजर्व मिला किसका, आयरन ओर का बहुत बड़ा रिजर्व यहाँ पे देखने को मिला। और यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट थी उड़ीसा की, उसने एक यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया, एक तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, मतलब फॉरेन कंपनीज है, उनके साथ किया। और एक यहाँ पे जो लोकल भारत की कंट्री थी, भारत की जो कंपनीज थी उनके साथ यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट को बोलते हैं MOU, माओ, मतलब कि मेमोरेंडम ऑन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, इसे सिंपली भाषा में हम एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल जो स्टील मेकर से और यहाँ पे जो डोमेस्टिक स्टील मेकर से, मतलब भारत की जो कंपनियां थी, इनके साथ यहाँ पे माओ इनके द्वारा साइन किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कुछ आपको प्लस पॉइंट देखने को मिलेंगे, कुछ यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलेंगे। इसके जो प्लस पॉइंट देखने को मिलेंगे यानी कि प्रॉफिट, वो क्या क्या देखने को मिलेंगे। ऑब्वियस है, यहाँ पे अगर कंपनी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ पे पाए गए, अब यहाँ पे कंपनी लगेगी, पैसा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, फैक्ट्रीज बनेंगी और फैक्ट्री जो बनाई जाएंगी, मजदूर लगेंगे, उन्हें रोजगार दिया जाएगा, वो यहाँ पे फैक्ट्रीज का निर्माण करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे रोजगार यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टील फैक्ट्री लगेगी, अब ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पे ये जो ओनर्स हैं उनके द्वारा ही स्टील बनाया जाएगा। स्टील तो यहाँ पे बनाया जाएगा लोगों के द्वारा यहाँ पे। ठीक है, वो हायर करेंगे, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेट डेवलपमेंट, ठीक है, स्टेट भी बहुत ज़्यादा विकसित होगी। अब यहाँ पे ऑब्वियस है, अगर कंपनी यहाँ पे बनाई जाएगी, उसे यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए सड़कें बनाई जाएंगी और यहाँ पे बिजली पहुँचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सुविधाएं दी जाएगी। ठीक है, तो अपने आप यहाँ पे विकास बहुत ज़्यादा उड़ीसा में देखने को मिलेगा अगर यहाँ पे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो थे यहाँ पे सारे इसके प्लस पॉइंट, लेकिन इसके साथ में यहाँ पे इसके नेगेटिव पॉइंट भी थे। वो क्या थे, अब यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उनके अंदर यहाँ पे डर था कि यहाँ पे अगर ये यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे इनके द्वारा माइनिंग की जाएगी, ठीक है, यहाँ पे खनन किया जाएगा, तो इन्हें यहाँ पे इनकी जगह से हटना पड़ेगा और कहीं दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, इन्हें ये डर सता रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे आंदोलन करना शुरू कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे अगर माइनिंग होगी तो यहाँ पे पेड़ पौधे काटे जाएंगे। ठीक है, मिट्टी सॉइल इरोजन होगा, तो यहाँ पे ये पोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, तो ये एक डर था यहाँ पे। ठीक है, तो ये लॉस थे यहाँ पे, समझ में आया यहाँ पे प्रॉफिट क्या थे इसके और इसके लॉस क्या थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो यहाँ पे डर था उन्हें, और यहाँ पे ये फील कर रही थी कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को अलाउड नहीं किया तो यहाँ पे एक दुनिया में या भारत में एक बैड, यहाँ पे बहुत ही बुरी एग्जाम्पल यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी कि यहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो एक बैड एग्जाम्पल यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे ये डर सता रहा था सरकार को। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि राजनीतिक टकराव क्या क्या थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो यहाँ पे लेने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये लोगों से भी एक बार यहाँ पे अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है, लोगों के द्वारा भी यहाँ पे एक बार अप्रूवल होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने चाहिए। अब देखो, यहाँ पे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने प्रतिनिधि यहाँ पे चुन के भेजते हैं। वो जो प्रतिनिधि होते हैं वो जाके यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पे कोई भी अगर कानून बनाया जाता है तो वो पास किया जाता है ना। तो यहाँ पे ये जो प्रतिनिधि होते हैं लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। अब यहाँ पे तो लोगों की भी राय यहाँ पे होनी चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था वो क्या था कि यहाँ पे जो एडवाइस थी वो एक्सपर्ट से लेनी चाहिए थी। मतलब कि अगर यहाँ पे
मान लो कि यहाँ पे इस एरिया के ऊपर माइनिंग की जा रही है, ठीक है, यहाँ पे रिसोर्सेज निकाले जाएंगे तो पेड़ पौधे काटे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मिट्टी का कटाव भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे में यहाँ पे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं तो उनसे बात करनी चाहिए कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पे अलग अलग सुझाव दिए जाएंगे, ठीक है, कि अगर आप इस एरिया के ऊपर यहाँ पे पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे इस एरिया के ऊपर एक सिस्टमेटिक वे के साथ यहाँ पे डबल पेड़ पौधे यहाँ पे लगा दो, ठीक है, इससे यहाँ पे एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे पेड़ पौधे लगा दे, उसके बाद यहाँ पे इसकी माइनिंग करना शुरू कर दो। जैसे यहाँ पे माइनिंग यहाँ पे 10 साल में कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद यहाँ पे इसे भी फिर किस में बदला जाएगा, यहाँ पे इसे भी यहाँ पे फॉरेस्ट्री कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब कि उनके अपने अपने आइडियाज होते हैं। ये जस्ट मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे लोगों से भी यहाँ पे बात करनी चाहिए कि यहाँ पे आपके यहाँ पे ये जो एरिया है, हम यहाँ पे माइनिंग करेंगे, ठीक है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, इसके बदले में हम आपको क्या देंगे, हम आपको यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यहाँ पे स्कूल बना के देंगे हेल्थ स्ट्रक्चर, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी, हॉस्पिटल बना के देंगे, ठीक है, रहने को घर देंगे, और साथ में आपको रोजगार भी देंगे। यहाँ पे आप रोजगार करोगे, काम करोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे, और यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी भी सभी को बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर करवाई जाएगी। सबसे पहले हमें आपको यहाँ पे ये चीज़ें देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे माइनिंग करना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे ये काम ख़त्म होने लगेगा 1 साल के अंदर अंदर, उसी समय में हम यहाँ पे माइनिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की यहाँ पे सरकार की और जनता के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। कोई यहाँ पे रास्ते निकालने चाहिए कि किस प्रकार से हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं, और लोगों को भी साथ में लेके चलना होगा, तभी सही मायने में भारत में डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए माइनिंग के ऊपर। इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं या जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनसे भी बात करनी चाहिए कि ऐसा ना हो यहाँ पे पैसा लगा दिया, उसके बाद पता चला यहाँ पे कुछ बेनिफिट ही नहीं हुआ, या जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गया, ठीक है। तो इन सभी के यहाँ पे राय लेनी चाहिए। फाइनल डिसीजन जो होना चाहिए पॉलिटिकल डिसीजन होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुने हुए हैं वही डिसीजन लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लोगों की और सरकार के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक है लेफ्ट पार्टी क्या होती है, राइट पार्टी क्या होती है। सो लेफ्ट पार्टी वो होती है जो गरीबों के समर्थन में खड़ी होती है, तो यहाँ पे जो हेल्पलेस होते हैं इनके समर्थन में खड़े होते हैं। जैसी सरकार के द्वारा कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो यहाँ पे ये समर्थन करते हैं कि नहीं यहाँ पे ये गरीब तबकों के लिए सही होगी यहाँ पे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो ये कौन होगी, लेफ्ट पार्टी होगी, ठीक है। तो राइट पार्टी आपको वो देखने को मिलेगी जो यहाँ पे चाहते हैं कि फ्री कंपटीशन होना चाहिए और मार्केट इकोनॉमी यहाँ पे होनी चाहिए, ये प्रोग्रेस करती रहनी चाहिए, अकेली यहाँ पे प्रोग्रेस करती रहनी चाहिए, सरकार को इसमें बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो ये राइट वाले कहते हैं कि हम तो हमेशा से सही हैं, सरकार को यहाँ पे टांग हमारे में नहीं अड़ानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमेशा से सही हैं, तो इसी से याद रखना राइट पार्टी मतलब कि हमेशा से सही है, भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ये फ्री कंपटीशन के ऊपर यहाँ पे जोर देती है, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे लेफ्ट पार्टी क्या होती है और राइट पार्टी क्या होती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं। सो यहाँ पे आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। अभी हमने यहाँ पे उड़ीसा की एग्जांपल देखी, तो यहाँ पे उड़ीसा की एग्जांपल से हमें क्या पता लगता है कि हर कोई डेवलपमेंट नहीं चाहता, ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ पे वो कहते हैं कि डेवलपमेंट विकास बहुत अच्छा है, कुछ लोगों के द्वारा विकास वो अच्छा नहीं है, ठीक है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे हुई, जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि अभी कुछ 1-1.5 साल पहले यहाँ पे जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ पे सड़क नहीं थी, मतलब जो सड़क थी वो बिल्कुल टूटी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी सड़क बनी, यहाँ पे एक मेन हाईवे टाइप यहाँ पे बन चुका है। तो ऐसे में यहाँ पे सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन जैसे मैंने एक व्यक्ति के साथ, यहाँ पे 2 ब्रदर थे, ठीक है, उनका अपना काम था, उनके साथ मैंने बात की, तो पूछा कि हाँ कैसे हो कैसे नहीं, तो उन्होंने बताया कि हमारा तो यहाँ पे जो काम है वो बिल्कुल ही ठप हो चुका है, हम यहाँ पे अभी ठीक ठाक नहीं हैं, सोच रहे हैं अभी आगे क्या करें। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उनके द्वारा बोला गया कि जिस दिन से यहाँ पे ये सड़क बनी है उस दिन से ही हमारा यहाँ पे जो काम है वो बंद हो चुका है। मैंने पूछा कि कमाल है, यहाँ पे सभी तो इस बात से खुश है लेकिन आप लोग खुश नहीं हैं। तो इनके द्वारा यहाँ पे बताया गया कि हमारा जो काम था वो क्या था, यहाँ पे शॉकर रिपेयर का, जो बाइक के शॉकर होते हैं ना, जैसे यहाँ पे
वाइब्रेशन, मतलब कि जैसे शॉकर आपको पता ही होगा जो बाइक्स में भी होते हैं, कारों में बहुत, ठीक है, यहाँ पे व्हीकल्स में होते हैं, तो इनका शॉकर रिपेयर का काम था। अब यहाँ पे पहले सड़क टूटी हुई थी, तो यहाँ पे जो शॉकर थे यहाँ पे उनकी ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे लोग रिपेयर करवाने के लिए इनके पास आते थे, बहुत काम इनका चल रहा था। अब यहाँ पे सड़क बन गई थी, लेकिन अब इनके पास यहाँ पे कोई आ नहीं रहा था, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ पे बाइक कार वगैरह ख़राब नहीं होंगे, शॉकर से बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पे कहने का सेंस है कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो कुछ लोगों के लिए सही हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे विकास की आपको अलग अलग परिभाषाएं देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग होंगे, यहाँ पे अलग अलग सेक्शन ऑफ द पीपल, अलग अलग यहाँ पे जो तबके हैं, यहाँ पे ग्रुप्स हैं, यहाँ पे लोगों के, उनके लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे वो प्लानिंग कर रहे थे कि एक स्टील प्लांट यहाँ पे लगाया जाए, ठीक है, कि यहाँ पे जो अर्बन कंज्यूमर्स हैं, लेकिन जो आदिवासी थे यहाँ पे उड़ीसा के, वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ रहा था और यहाँ पे उन्हें इन्वायरमेंट का भी पोल्यूशन होने का डर था। तो यहाँ पे डेवलप होने के लिए यहाँ पे फर्स्ट हमें मॉडर्न बनना पड़ेगा। अगर हम विकास चाहते हैं तो हमें मॉडर्न बनना पड़ेगा, तभी ये कि इनकी भाषा है यहाँ पे, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या कहते हैं कि अगर आप डेवलप होना चाहते हो एक सही मायने में, तो आपको यहाँ पे मॉडर्न होना पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन को यहाँ पे अपनाना पड़ेगा, आधुनिकीकरण को अपनाना पड़ेगा। तो ये बात किनके द्वारा, वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। यहाँ पे आज़ादी के बाद ही यहाँ पे इंडिया ने 2 मॉडल्स यहाँ पे मॉडर्न डेवलपमेंट के अपनाए। तो यहाँ पे एक तो था लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, ठीक है, लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल था, ये यूएसए के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, और एक था यहाँ पे सोशलिस्ट मॉडल। सोशलिस्ट मॉडल यहाँ पे यूएसएसआर के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। यहाँ पे रशिया और 15 टोटल 15 कंट्री का मिलके बना हुआ था यूएसएसआर, ठीक है। हम इसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में डिटेल में मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या कहानी थी यूएसएसआर की, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 मॉडल थे, बट इंडिया ने यहाँ पे ये दोनों मॉडल अपनाए नहीं। इंडिया ने यहाँ पे कुछ कैपिटलिस्ट से उठाया आसमान, कुछ यहाँ पे सोशलिस्ट से उठाया, दोनों को मिक्स करके यहाँ पे इंडिया की एक मिक्स्ड इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में हम आगे समझेंगे, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट क्या होते हैं, आगे आने वाली स्लाइड्स में इसी चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लानिंग के बारे में समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये प्लानिंग यहाँ पे ठीक है, वो बाद में करेंगे बॉम्बे प्लान, पहले प्लानिंग कमीशन के बारे में तो समझ लेते हैं कि क्या होता है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग क्या होता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे प्लान करती है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास संसाधन है, उनका हम सही से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग पहले करके चलती है, इसे ही यहाँ पे प्लानिंग बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्लानिंग है, ये कब सेटअप की गई थी भारत में, यहाँ पे 15 मार्च 1950 में ये प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्लानिंग जो कमीशन है ये आपको इसी समय देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे पहले भी इसके ऊपर यहाँ पे बातें चल रही थी प्लानिंग कमीशन की, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 1934 में, ठीक है, 1934 में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 1934 में यहाँ पे एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया, इनके द्वारा 1934 में एक बुक लिखी गई थी। यहाँ पे बुक का नाम क्या था, यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी 1934 में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। तो सबसे पहले इन्होंने चर्चा की थी प्लानिंग के बारे में, ठीक है। उसके बाद आती है बात 1938 में। 1938 में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी थी यहाँ पे, ठीक है, आईएनसी, तो इनके द्वारा यहाँ पे बात की गई थी, इनके द्वारा यहाँ पे एक प्लानिंग कमीशन यहाँ पे एक गठन किया गया था, नेशनल प्लानिंग कमीशन, ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमीशन यहाँ पे ये जो डेवलप किया गया था किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये किया गया था यहाँ पे डेवलप्ड। और इसे हेड किसके द्वारा किया गया था, इसे हेड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे हेड किया गया था, नेशनल प्लानिंग कमीशन, ठीक है, जो ये 1938 में था। तो यहाँ पे इसे कांग्रेस प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, 1938। उसके बाद यहाँ पे 1944 में यहाँ पे बॉम्बे प्लान आया था,
ठीक है। बॉम्बे प्लान क्या था, यहाँ पे जो भारत के 8 बड़े बड़े यहाँ पे दिग्गज थे, मतलब कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यहाँ पे उद्योगपति थे बड़े बड़े 8, उनके द्वारा यहाँ पे बोला गया कि जो भारत की यहाँ पे प्लानिंग मतलब कि किस प्रकार से होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसे किस प्रकार से लेके चलना चाहिए, इसे हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये 1944 में बॉम्बे प्लान आया था। उसके बाद यहाँ पे 1950 में भी आता है। 1950 में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जेपी नारायण के द्वारा, ठीक है, जेपी नारायण, ये भी एक बहुत ही बड़े यहाँ पे जो जेपी नारायण है ये भी एक कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे, इनके द्वारा सर्वोदय प्लान यहाँ पे ये भी लाया गया था। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन भारत में गठित किया गया था, ठीक है, प्लानिंग कमीशन जिसकी अभी हम बात कर रहे थे पीछे, तो 15 मार्च 1950 को। लेकिन यहाँ पे ये जो 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन था इसे चेंज करके यहाँ पे 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के क्या रख दिया था, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ पे इसका बैकग्राउंड क्या था, यहाँ पे प्लानिंग का, यहाँ पे ऐसे ही नहीं है कि 1950 ही हमने शुरू किया है, ये तो कब से चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बुक में नहीं है लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा बता दिया आपको कि एक्चुअल में क्या थी इसके पीछे की स्टोरी, ठीक है। तो चेयरमैन यहाँ पे जो प्लानिंग कमीशन के आपको कौन देखने को मिलेंगे, प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो इंडिया के द्वारा 5 ईयर प्लान यहाँ पे अडॉप्ट किए गए थे। कहाँ से अडॉप्ट किए गए थे, यूएसएसआर से अडॉप्ट किए गए थे। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों ने बताना है, सर्च करें जहाँ जैसे भी करें, यूएसएसआर से ये जो 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट करा था किनके द्वारा लाया गया था, भारत के कौन व्यक्ति थे जिनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया था, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने बताना है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। इसमें यहाँ पे प्लान होते हैं कि हम यहाँ पे जो इनकम होगी सरकार के पास होएगी और जो एक्सपेंडिचर जो सरकार खर्च करेगी वो किस प्रकार से करेगी, ठीक है, अगले 5 साल में। मतलब कि यहाँ पे जैसे टैक्स का पैसा कलेक्ट करना है, ठीक है, या सरकार के पास कोई भी बॉन्ड पड़े हैं उसे बेचना है, उससे भी पैसा सरकार के पास आता है, या सरकार की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, सरकारी जो कंपनियाँ होती हैं उसमें शेयरिंग यहाँ पे दे देना प्राइवेट सेक्टर्स को, उससे भी सरकार को पैसा आता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे सरकार को इनकम जनरेट होती है, ठीक है। इनकम के बारे में समझ में आया। अब यहाँ पे खर्च कहाँ पे करते हैं, जैसे यहाँ पे स्कूल खोलने हैं, कॉलेज खोलने हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल खोलने हैं, यहाँ पे जो पार्क हो गया यहाँ पे, ठीक है, पुल बनाना है, यहाँ पे बस स्टैंड का निर्माण करना है, तो यहाँ पे सरकार को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया। इनकम एक्सपेंडिचर इसका एक पूरा बायोडाटा 5 साल का कि हमने 5 साल में कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ से पैसा कितना आएगा। तो ये बजट यहाँ पे तैयार करती है, प्लान तैयार करती है कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो बजट होता है सेंट्रल का और सभी स्टेट गवर्नमेंट का, इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है यहाँ पे नॉन प्लान, ठीक है, नॉन प्लान मतलब कि यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं की जाती, मतलब कि जैसे कोई खर्चा आ गया वो यहाँ पे किया जाता है। जैसे कोरोना के बारे में सरकार को पहले थोड़ी पता था कि यहाँ भी कोरोना आएगा तो हमें पहले से ही तैयार रहे, नहीं, वहाँ पे जैसे ही कोरोना आया सरकार को यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा हेल्थ सेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। बीच में आपको देखने को मिला होगा ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा कमी हो गई थी, यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे अरेंज करवाया इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों ने देखी होगी। और यहाँ पे जैसे कि किसी एरिया में बाढ़ की सिचुएशन बन रही है, मतलब बाढ़ आ गई तो वहाँ पे पैसा लगाना पड़ा। अब इसमें सरकार की पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है, कुदरत है, ठीक है, वो बात अलग है कि सरकार को यहाँ पे कुछ करना चाहिए, पहले से यहाँ पे पता है कि हर साल बाढ़ आती है, उस एरिया में तो एटलीस्ट यहाँ पे सरकार को प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे नॉन प्लान, ठीक है, यहाँ पे खर्च किया जाता है, रूटीन आइटम्स होना ईयरली बेसिस, साल पे, ठीक है, अगर कोई भी आ जाता है यहाँ पे खर्चा। प्लान बजट में क्या होता है कि यहाँ पे प्लान पहले से बनाए जाते हैं 5 साल के लिए कि इस एरिया में हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहले से डिसाइड किया जाता है। समझ में आया प्लानिंग कमीशन यहाँ पे। उसके बाद एक टॉपिक बॉम्बे प्लान रहता है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे सेक्शन ऑफ द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े यहाँ पे उद्योगपति वो इकट्ठे हुए 1944 में और उनके द्वारा एक ज्वाइंट प्रपोजल लाया गया। वो क्या था यहाँ पे कि जो हमारी इकोनॉमी होगी प्लान्ड इकोनॉमी होगी, ठीक है, कंट्री
कंट्री की, तो इसके ऊपर इनके द्वारा चर्चा की गई। ये जो प्लान्ड इकोनॉमी होगी इसे ही यहाँ पे क्या बोला गया, बॉम्बे प्लान बोला गया। इसमें बोला गया कि जो स्टेट है उन्हें यहाँ पे बड़े बड़े इनिशिएटिव्स यहाँ पे लेने चाहिए इंडस्ट्रीज़ के लिए, और यहाँ पे जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं इनके द्वारा यहाँ पे बोला गया, इसे क्या बोला जाता है, बॉम्बे प्लान बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री इकट्ठे हुए, इनके द्वारा एक आइडिया दिया गया, इस आइडिया को क्या बोला जाता है, बॉम्बे प्लान बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे बहुत आसान है, यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला 5 ईयर प्लान के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956 तक चला था, यहाँ पे पहला 5 ईयर प्लान। ठीक है, याद रखना ये किसके बेसिस के ऊपर था, हैरोल्ड डॉमर मॉडल के ऊपर। ठीक है, हैरोल्ड डॉमर मॉडल मतलब कि क्या था कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगी वो किस प्रकार से होगी, मतलब इसके बारे में हमें आइडिया देता है। ठीक है, याद रखना होगा, रख लेना, अदरवाइज यूपीएससी में मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, के एन राज यहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट थे, इनके द्वारा आर्ग्यू किया गया कि आने वाले 2 डिकेड्स तक भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी, इकोनॉमी होगी, वो स्लो रहनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम अभी आज़ाद हुए हैं अभी से धड़ाधड़ पैसे यहाँ पे लगाना शुरू कर दो कि इसमें यहाँ पे इतने करोड़ लगा दो, इसके इतने करोड़, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आने वाले यहाँ पे 2 डिकेड्स तक, एक डिकेड में कितना होता है, यहाँ पे एक डिकेड में होता है 10 साल, 2 डिकेड में कितना होगा, 20 साल, मतलब कि हमें 20 साल में अभी धीरे धीरे चलना होगा, हमें तेजी से नहीं चलना। ठीक है, यहाँ पे स्लोली धीरे धीरे चलेंगे, कछुए की चाल चलेंगे हम आराम से। तो इसमें मेनली फोकस किसके ऊपर किया गया, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। प्राइमरी सेक्टर के ऊपर मेनली फोकस किया गया। प्राइमरी सेक्टर में आपको फार्मिंग देखने को मिलेगी, हंटिंग, फिशिंग, माइनिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। प्राइमरी सेक्टर में भी मेनली आपको फार्मिंग देखने को मिलेगी, इसके ऊपर मेनली जोर दिया गया। पहला ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे यहाँ पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। हाँ, अब यहाँ पे इंक्रीज करना था, लेकिन इससे यहाँ पे डबल भी हुई। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो जो ये जो 5 ईयर प्लान था, इसमें आपको 1955-56 में देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ पे 2 गुना इंक्रीज भी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सफल रहा था पहला 5 ईयर प्लान। इसमें मल्टीपर्पज़ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाए गए थे, जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम हो गया, इसका भी निर्माण किया गया था। दामोदर घाटी हो गया, हीराकुंड डैम। ठीक है, ये सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट साथ में चलाए गए थे। ठीक है, मतलब कि ऑब्वियस है यहाँ पे अब खेती की जा रही है तो सिंचाई व्यवस्था भी तो अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे, तभी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। ऐसे तो है नहीं कि हम यहाँ पे कुदरत के ऊपर ही बैठे रहें, मतलब जब बारिश होगी तभी यहाँ पे उन्हें पानी मिलेगा फसलों को। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो सिंचाई व्यवस्था भी यहाँ पे देखनी जरूरी थी। तो यहाँ पे इसी के साथ में जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, तो इन्हें भी यहाँ पे फिर से जीवित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसमें यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान इनके ऊपर भी यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, मेनली फोकस यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर के ऊपर किया गया था। ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर में, लेकिन साथ में ये इंडस्ट्रीज़ को भी लेके चले थे। तो यहाँ पे जो स्कीम थी वो सक्सेसफुल रही थी, नो डाउट, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा, पहली यहाँ पे ये रेड वाली है, दूसरी 5 ईयर प्लान ये देखने को मिलेगा। पहली में यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था, दूसरी में कम किया गया था। फिर यहाँ पे जो सिंचाई व्यवस्था, इरिगेशन सिस्टम, यहाँ पे ये फ्लड कंट्रोल हो गया, इसमें पहले के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, दूसरे में कम दिया गया था। यहाँ पे ये जो इंडस्ट्रीज़ हो गया, माइनिंग हो गया, पहले में कम ध्यान दिया गया था, दूसरी में। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे देख लेना, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन हो गया, एनर्जी हो गया सेक्टर, ठीक है, सोशल सेक्टर हो गए जैसे ये, तो ये सारी चीज़ें हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, 1956 से लेके 61 तक, ये 5 साल का, ये किसके बेसिस के ऊपर था, यहाँ पे पीसी महालनोबिस। ठीक है, याद रखना नाम, पीसी महालनोबिस। तो यहाँ पे ये लीडर्स थे, यहाँ पे ये जो इनके अंडर में ये सेकंड 5 ईयर प्लान चलाया गया था। तो यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया था कि जो डेवलपमेंट होनी चाहिए अब वो थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं, वो ठीक है, उन्होंने बताया था कि हाँ धीरे धीरे होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने बोला कि हम फास्ट रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम धूम मचाएंगे। ठीक है, इनके द्वारा बोला गया था। तो मेनली फोकस यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, यहाँ पे जो पहले हमने प्राइमरी सेक्टर के ऊपर देखा, अब यहाँ पे ये जो सेकेंडरी सेक्टर आपको देखने को मिलेगा, सेकेंडरी सेक्टर, इसके ऊपर मेनली फोकस किया गया दूसरे में। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ये जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं,
तो यहाँ पे जो हैवी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई, ठीक है, यहाँ पे पैसे की कमी थी, अभी अभी तो हम आज़ाद हुए थे, तो ऐसे में हमें लोन लेना पड़ा कहाँ से, फॉरेन कंट्री से, ठीक है, लोन लेना पड़ा। ऑब्वियस है यहाँ पे कर्जे में डूब रहे थे हम, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ये सफल नहीं हो पाया, ये जो दूसरा 5 ईयर प्लान था ये भी फेल हुआ। लेकिन हम देख लेते हैं यहाँ पे इसमें हैवी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लगाई गई, जैसे कि यहाँ पे जो भिलाई आयरन स्टील प्लांट यहाँ पे ये लगाया गया, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में लगाया गया। उसके बाद दुर्गापुर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे आयरन स्टील प्लांट लगाया गया। यहाँ पे ब्रिटेन की मदद से यहाँ पे ये स्टील प्लांट लगाया गया। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम इतना पैसा था कि हम यहाँ पे कंपनीज, यहाँ पे इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं, तो ऐसे में हमें फ़ॉरेन की मदद लेनी पड़ी कि नहीं आप भी यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्ट करो, हम भी इन्वेस्ट करते हैं, तो मिल के साथ में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो दुर्गापुर आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आयरन स्टील प्लांट यहाँ पे लगाया गया, ब्रिटेन की मदद से लगाया गया था। ये जो भिलाई यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लगाया गया था, इसमें यहाँ पे यूएसएसआर की कोलैबोरेशन की गई थी, यहाँ पे मदद ली गई थी। और उसके बाद यहाँ पे जो रोरकेला, ठीक है, रोरकेला कहाँ पे है, रोरकेला दिस वन, रोरकेला ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पे जर्मनी की मदद ली गई थी, उनकी कोलैबोरेशन के साथ ही यहाँ पे ये सब कुछ किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखने होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखने का तरीका यहाँ पे देख सकते हैं। भिलाई यहाँ पे कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यहाँ पे याद रख सकते हैं BC, ठीक है। यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट यहाँ पे हम याद रखते हैं ना कि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले BC, ठीक है। यहाँ पे भिलाई हो जाएगा, C से छत्तीसगढ़ हो जाएगा। रोरकेला उड़ीसा, यहाँ से आप याद रख सकते हैं RO, ठीक है, रोरकेला उड़ीसा। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं, इसमें मैं आपको UPSC की क्लासेस में सारे ट्रिक्स के जरिए करवाऊंगा। अभी यहाँ पे क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं शॉर्ट्स में है, ठीक है, कोई यहाँ पे बड़े टॉपिक्स नहीं है, यहाँ पे मतलब कि पूरी डिटेलिंग में नहीं है, जस्ट यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे आपको क्लास 12th में दिए गए हैं। लेकिन UPSC में मैं डिटेल में कराऊंगा और यहाँ पे ट्रिक्स के साथ ही सब कुछ करवाऊंगा। और यहाँ पे ये मैचिंग के लिए पूछ लेते हैं, जो प्रीलिम्स का यहाँ पे क्वेश्चन होता है, यहाँ पे पेपर होता है UPSC का, उसमें यहाँ पे मैचिंग के लिए दे दिए जाते हैं कि यहाँ पे जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, इसमें यहाँ पे जो भिलाई था ये किस यहाँ पे कंट्री के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट किया गया था, या किस एरिया में है यहाँ पे, ठीक है, किस स्टेट में है, ये पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा बोकारो, ठीक है, बोकारो जो है, बोकारो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, झारखंड में। ये USSR की मदद से यहाँ पे आयरन स्टील प्लांट लगाया गया था 1964 में। ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था इसमें लगाया गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप किस प्रकार से याद रखोगे, यहाँ पे बोकारो को झारखंड, बकरा झाड़ियों में फंस गया, ठीक है, तो यहाँ से याद रखोगे बोकारो झाड़ियों में फंस गया झारखंड, ठीक है, USSR से। मतलब ये ट्रिक्स है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, याद रखोगे ये, ठीक है। ये थर्ड 5 ईयर प्लान में लगाया गया था, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या थे 5 ईयर प्लान के, ये जो सेकंड वाला था, इसमें यहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को तेज़ी से बढ़ाना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाना। और यहाँ पे जो वेल्थ इनइक्वालिटीज़ है, मतलब कि अमीर गरीब में, अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, इनके बीच में जो बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा, इसे कम करना, ठीक है। तो इनके ऊपर यहाँ पे मेनली फोकस किया गया था, ठीक है, समझ में आया यहाँ पे बहुत अच्छे से। तो प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लास 12th की सभी, और यहाँ पे UPSC की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। वैसे मैंने सभी अलग अलग बना रखी है 6 से लेकर 12 तक की। अगर आपको PDF फाइल चाहिए बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, यहाँ पे लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, या आप डायरेक्ट यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जाके यहाँ पे अलग अलग फोल्डर देखने को मिलेंगे, क्लास 6 के, क्लास 7, 8, 9, 10 UPSC के, ठीक है, अलग अलग। तो वहाँ पे जाके आपको सब्जेक्ट वाइज सभी PDF फाइल्स देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लान्स के बारे में हमने देखा यहाँ पे। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पे अब ये राइज होता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, अब यहाँ पे हम इसे प्राइमरी सेक्टर में यूज़ करें या सेकेंडरी सेक्टर में यूज़ करें, मतलब कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा यूज़ करें या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करें। ऑब्वियस है यहाँ पे आपको दोनों तरह के लोग देखने को मिलेंगे। एक तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे कि नहीं, रिसोर्सेज को यहाँ पे एग्रीकल्चर में लगा दो।
एक तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे, नहीं इंडस्ट्रीज़ में लगा दो यहाँ पे रिसोर्सेज को, ठीक है। ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलेंगे जो एक बीच का रास्ता अपनाना चाहेंगे, ठीक है। वो आप लोगों को बनना है अगर आप यहाँ पे यूपीएससी कैंडिडेट बनना चाहते हो। बीच का रास्ता यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि नहीं, हमें दोनों को साथ में लेके चलना है। यहाँ पे आधे रिसोर्सेज यहाँ पे इस सेक्टर में लगाने चाहिए, आधे इस सेक्टर में लगाने चाहिए, ठीक है। तो ये बीच का रास्ता होना चाहिए था। तो ऐसे में यहाँ पे जो चौधरी चरण सिंह थे, यहाँ पे ये एक कांग्रेस लीडर थे, गांधी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। यहाँ पे ये कांग्रेस लीडर थे, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेता थे। इन्होंने यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। यहाँ पे था भारतीय लोकदल, ठीक है, भारतीय लोकदल। इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली और इन्होंने यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस दिया, मतलब कि जोर दिया किसके ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इन्होंने जोर दिया। इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो प्लानिंग के बारे में हमने धड़ाधड़ चर्चा की। ये जो प्लानिंग यहाँ पे है, ये अर्बन सेक्टर, मतलब जो अर्बन है, शहरी यहाँ पे हैं, इनके ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस करती है और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। ये जो आपको प्लानिंग देखने को मिलेगी, रूरल के ऊपर तो फोकस करती नहीं है, ना ही यहाँ पे किसानों के ऊपर फोकस करती है। तो ये बात यहाँ पे चौधरी चरण सिंह के द्वारा यहाँ पे बोली गई थी, ठीक है। फार्मर्स और रूरल पॉपुलेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है यहाँ पे प्लानिंग यहाँ पे अर्बन और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के ऊपर ध्यान दे रही है। कुछ लोग यहाँ पे ये कहते थे कि अगर हम बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के आगे बढ़ेंगे तो हम गरीबी को ख़त्म कर नहीं सकते हैं भाई। तो इस बात का यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे यहाँ पे लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके यहाँ पे अलग अलग और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इकोनॉमी में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ एक्सप्लेन करने लग गया तो 1 घंटा यहाँ पे ही चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ के द्वारा यहाँ पे ये भी आर्ग्यूमेंट दिया गया कि स्टेट के द्वारा बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत शानदार कानून बनाए गए। यहाँ पे भूमि सुधार के ऊपर कानून बनाए गए और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द पुअर, मतलब जो संसाधन है उन्हें किस प्रकार से गरीबों में बांटा जाए, इसके ऊपर भी कानून बनाए गए। यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे अमाउंट इरिगेशन के ऊपर भी यहाँ पे खर्च किया गया है। यहाँ पे डैम्स वगैरह भी हमने देखा, डैम्स बनाए गए। यहाँ पे हीराकुंड डैम हो गया, बाखड़ा नंगल डैम हो गया, ठीक है, ये बनाए गए, पैसा बहुत खर्च किया गया। लेकिन यहाँ पे ये जो सारा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ये क्या था, यहाँ पे पॉलिसीज से यहाँ पे जो इनके द्वारा बनाएगी वो फेल होगी। मतलब कि इनके द्वारा यहाँ पे कानून पास कर दिए जाते थे, लेकिन एक्चुअल में उन्हें इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड लेवल पे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क था। यहाँ पे वो होता नहीं था। जब तक आप ग्राउंड लेवल पे नहीं देखोगे जाके कि यहाँ पे ये जो इनके द्वारा कानून बनाया गया है वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है, तब कहोगे ना आप कि हाँ इनकी पॉलिसी यहाँ पे अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं था, ग्राउंड लेवल पे आपको इतना कुछ देखने को नहीं मिलेगा। कागजों में था कि यहाँ पे बहुत कुछ इन्होंने काम किए हैं, ठीक है। उसके बाद केरला मॉडल देख लेते हैं हम। केरला मॉडल क्या था यहाँ पे, तो यहाँ पे केरला गवर्नमेंट के द्वारा एक जो प्लानिंग करके चली थी, केरला को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए जो रास्ता अपनाया गया उसे केरला मॉडल बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया केरला मॉडल क्या आता है? जो इनके द्वारा प्लानिंग अपनाई गई, जो इनके द्वारा डेवलपमेंट स्ट्रक्चर तैयार की गई, उसी को बोला जाता है। अब इनके द्वारा मेनली फोकस एजुकेशन के ऊपर किया गया, हेल्थ स्ट्रक्चर के ऊपर किया गया, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार के ऊपर किया गया, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर किया गया है, ठीक है, किस प्रकार से फूडों का ठीक है वितरण होना चाहिए, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी में किस प्रकार से यहाँ पे लोगों को राहत मिलेगी, इसके ऊपर मेनली फोकस किया। इन्होंने 100% लिटरेसी रेट अचीव किया, मतलब कि पढ़ो लिखों की यहाँ पे जो पढ़े लिखों की संख्या देखने को मिलेगी 100% देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोकस इनके द्वारा किया गया। और यहाँ पे जो इन्फेंट और फीमेल मोर्टेलिटी रेट आपको देखने को मिलेगा, ये कम देखने को मिलेगा, मतलब कि शिशु मृत्यु दर होगी और यहाँ पे जो फीमेल मृत्यु दर होगी ये कम देखने को मिलेगी। यहाँ पे बर्थ रेट कम देखने को मिलेंगे। ऑब्वियस है यहाँ पे जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा ना, वहाँ पे आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। अब लोग यहाँ पे जागरूक हो जाते हैं कि नहीं बच्चे 2 ही अच्छे हैं, लेकिन जहाँ पे एजुकेशन कम होगी वहाँ पे धड़ाधड़ लगे रहते हैं कि नहीं बच्चे 6-7 होने चाहिए, इनमें से 2 तो अच्छे होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये फंडा लेके चलते हैं जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कम देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे केरला बहुत आगे है, ठीक है। तो ये सिस्टम था। उसके बाद हम देख लेते हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैपिटलिस्ट मॉडल क्या था।
कैपिटलिस्ट मॉडल क्या है कि यहाँ पे सब कुछ प्राइवेट हाथों में होगा, प्राइवेट जो सेक्टर है उनके हाथों में सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। डेवलपमेंट जो होगी वो किनके हाथों में होगी, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होगी। कैपिटलिस्ट मॉडल ये कहता है। सोशलिस्ट मॉडल यहाँ पे ये कहता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है, ये सोशलिस्ट मॉडल कहता है। सोशलिस्ट मॉडल यूएसएसआर के द्वारा अपनाया गया था यहाँ पे, और जो कैपिटलिस्ट मॉडल है यहाँ पे ये किनके द्वारा, यहाँ पे यूएसए के द्वारा अपनाया गया था। इंडिया ने यहाँ पे ना तो कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाया ना सोशलिस्ट को, इन्होंने कुछ पोर्शन यहाँ से उठाया कुछ पोर्शन यहाँ से उठाया, दोनों का एक मिक्स कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आए भारत, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी भारत में, मतलब कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी देखने को मिलेगा, पब्लिक सेक्टर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे इतना। तो यहाँ पे एक मिक्स्ड मॉडल यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया लेफ्ट पार्टी के द्वारा भी, राइट पार्टी के द्वारा भी, ठीक है। राइट पार्टी क्या थी यहाँ पे, फ्री कंपटीशन वाली, जो लेफ्ट पार्टी थी वो क्या थी यहाँ पे, गरीबों के भले में जो बातें करती थी, ठीक है। दोनों के द्वारा ही यहाँ पे क्रिटिसाइज, इसकी आलोचना की गई थी। तो क्रिटिक्स यहाँ पे ये आर्ग्यू करते थे कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इन्होंने इतना ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट कर दी हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर रास्ते में रखते हैं प्राइवेट सेक्टर में कि उन्हें यहाँ पे पार कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब जैसे कि यहाँ पे लाइसेंस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, कंपनी स्टैब्लिश करनी है तो लाइसेंस लेने में ही इनके पसीने छूट जाते थे, मतलब लाइसेंस लेना इतना ज़्यादा मुश्किल था। यहाँ पे कंपनी कोई जल्द से जल्द यहाँ पे खड़ी नहीं होती थी यहाँ पे, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में। एक तो ये था। दूसरे यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो स्टेट पॉलिसीज थी, इस प्रकार की नीतियाँ इनके द्वारा लाई गई थी कि मतलब जो सामान ये भारत में बना सकते थे उन्हें इन्होंने यहाँ पे बाहर के दरवाजे बंद कर दिए, मतलब कि बाहर की कंट्रियों से सामान नहीं आएगा, भारत में बन रहा है सामान तो ठीक है, अच्छी बात है यहाँ पे। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, वो क्या था कि यहाँ पे बाहर से सामान नहीं आ रहा, आप अपनी कंट्री में ही खुद वो सामान बना रहे हो। इससे यहाँ पे क्वालिटी आपको कम देखने को मिलेगी, प्राइस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कंपटीशन है नहीं, तो ये ठाड़ से यहाँ पे जैसा भी सामान बनाते थे लोगों को लेना पड़ता था, दूसरी कोई ऑप्शन थी नहीं। मान लो कि यहाँ पे एक मार्कर मान लेते हैं, एक ही कंपनी है, यहाँ पे आपके पास दूसरी चॉइस नहीं है, बेशक ये खराब ही बना रहे हैं तो आपको लेना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो क्वालिटी बहुत यहाँ पे खराब हो चुकी थी, ठीक है, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कंपटीशन है नहीं था, प्रोडक्ट यहाँ पे कॉस्टली था। अगर कंपटीशन होता, जैसे यहाँ पे कंपटीशन आया, जैसे चाइना से सामान इतना ज़्यादा आता है, तो भारत में भी यहाँ पे कंपटीशन बढ़ा कि नहीं हमें भी अपने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी प्रोडक्ट्स में, तभी जाके हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। इससे क्या होगा, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आए तो प्राइस कम होने लगे प्रोडक्ट्स के, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इसका होता है। समझ में आया। क्रिटिक्स के द्वारा यहाँ पे ये भी आर्ग्यू किया गया कि यहाँ पे सरकार के द्वारा इतना पैसा खर्च नहीं किया गया एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ सेक्टर के ऊपर। आप आज के समय में भी देख लो, यहाँ पे जो आपको एजुकेशन सिस्टम देखने को मिलेगा वो एक तो केरला का अच्छा देखने को मिलेगा और दिल्ली का अच्छा देखने को मिलेगा। नो डाउट दिल्ली सरकार, यहाँ पे केजरीवाल ने बहुत अच्छे काम किए हैं यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है, एजुकेशन के रिगार्डिंग, यहाँ पे हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग। तो इससे पॉवर्टी यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाली है अगर आप इनके ऊपर पैसा खर्च नहीं करोगे तो, ठीक है। समझ में आया। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, मेजर आउटकम्स क्या गए थे, ठीक है, ये भी हम बात कर चुके हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देख लो यहाँ पे लार्जेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मेगा डैम से यहाँ पे बाखड़ा नंगल हीराकुंड इरिगेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए ये चलाए गए थे, ठीक है। अभी हमने पीछे देखे हैवी इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे अभी हमने देखी, बिलाई, ठीक है, छत्तीसगढ़ में था, उसके बाद दुर्गापुर यहाँ पे वेस्ट बंगाल में था, बोकारो झारखंड में था, ठीक है, यहाँ पे ये सारे चलाए गए थे। ये स्टील प्लांट्स हो गए, ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डिफेंस प्रोडक्शन, इन सभी के बारे में मैं आपको यहाँ पे यूपीएससी की क्लासेस में डिटेल में बताऊंगा। जब हम इंडियन इंडस्ट्रीज़ के बारे में करेंगे वहाँ पे सारे इंडस्ट्रीज़ के बारे में रटा दूंगा कि क्या क्या था, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। तो ये सब कुछ यहाँ पे इसी पीरियड के दौरान शुरू किए गए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन, इसे भी इम्प्रूव किया गया था, कुछ प्रोजेक्ट्स को क्रिटिसाइज भी किया गया था, ठीक है। ऑब्वियस है यहाँ पे आप हर काम में 100% परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहते रहने दो, टेंशन ना लो। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं क्या क्या सुधार किए गए। जमींदारी सिस्टम, जमींदारी, इसके बारे में वैसे मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आपकी बुक में बहुत ही थोड़ा दिया हुआ है, जितना है इससे संतुष्ट रहो।
जमींदार सिस्टम क्या था, यहाँ पे अबोलिश किया गया था, यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था। यहाँ पे ज़मीन है जो वो छुड़वाई गई थी लोगों से। बड़े बड़े ज़मींदार थे, इनके पास हज़ारों एकड़ यहाँ पे ज़मीन हुआ करती थी, ठीक है, इतनी ज़्यादा। ये क्या करते थे, यहाँ पे किसानों को किराए पे दे देते थे ज़मीन कि हाँ भी ये ले, इतनी ज़मीन तू ले ले, यहाँ पे खेती कर, इसका यहाँ पे जो 60% यहाँ पे प्रोडक्शन होगी फसल की, ये यहाँ पे खुद रख लेते थे। 40% यहाँ पे किसान अपने पास रखते थे। अब ऐसे में वो यहाँ पे 5-6 महीने खून पसीना यहाँ पे एक कर रहे हैं, ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे ये ले जाते थे यहाँ पे, ठीक है, ज़मींदार, और उनके पास एक बहुत ही थोड़ा हिस्सा बचता था यहाँ पे। मतलब इस प्रकार का यहाँ पे सिस्टम था, ठीक है। तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स यहाँ पे, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं था एग्रीकल्चर में, उनकी ज़मीनों को यहाँ पे छुड़ा के किन्हें दिया गया, जिनके पास ज़मीन नहीं है या जो छोटे किसान हैं, ठीक है, उन्हें यहाँ पे दी गई। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिला। ये जो ज़मींदारी सिस्टम ये ख़त्म किया गया था। उसके बाद यहाँ पे जो लैंड थी इसे कंसोलिडेट किया गया। मतलब कि यहाँ पे किसके पास छोटी ज़मीन थी, अब छोटी ज़मीन से कुछ होगा तो है नहीं, ठीक है, या किसी के पास मतलब कि एक बहुत बड़ा एरिया है, एक ज़मीन यहाँ पे एक व्यक्ति की है, ये दूसरे व्यक्ति की है, ये तीसरे व्यक्ति की ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इस प्रकार से यहाँ पे ज़मीन है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ज़मीन है। अब यहाँ पे क्या करा गया कि ये सारी ज़मीन यहाँ पे एक व्यक्ति को दी गई कि यहाँ पे ये सारी ज़मीन तू ले ले। अब ऐसे अलग अलग यहाँ पे ज़मीन का तो कोई फ़ायदा नहीं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो ये भी सिस्टम यहाँ पे अपनाया गया था कि नहीं ये ज़मीन तू ले ले, ठीक है। तो इससे यहाँ पे जो खेती का साइज़ था वो बड़ा हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे सीलिंग के बावजूद, मतलब कि यहाँ पे एक लिमिट रखी गई थी कि यहाँ पे एक व्यक्ति के पास इतनी ज़मीन होनी चाहिए। मान लो कि यहाँ पे एक व्यक्ति के पास यहाँ पे 1000 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है। क्या हुआ इसे, मान लो कि एक व्यक्ति के पास यहाँ पे 1000 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है, 1000 एकड़ मान लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ मैं आपको, 1000 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया, लोगों के पास तो यहाँ पे 5-6 हज़ार एकड़ ज़मीन हुआ करती थी। तो ऐसे में यहाँ पे इससे ज़्यादा अगर किसी के पास ज़मीन है तो वो किसानों में बांट देंगे, ठीक है। ये कानून बनाया गया था सीलिंग का, मतलब एक लिमिट रखी गई थी जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होगी। तो यहाँ पे इन्होंने इसका भी एक तोड़ निकाल लिया था कि ज़मीन किस प्रकार से अपने पास रखनी है। उन्होंने क्या करा था यहाँ पे कि जो ज़मीन थी यहाँ पे इन्होंने आधी अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी यहाँ पे, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा ज़मीन है, मान लो कि 2000 एकड़ ज़मीन है, तो इन्होंने आधी तो अपने पास रखी, ये जो आधी ज़मीन बची इन्होंने आधी अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी यहाँ पे। इवन कि इन्होंने अपने जो जानवर थे यहाँ पे उनके नाम भी करवा दी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कुत्ते का नाम है, यहाँ पे इन्होंने कुछ भी रख दिया, शेरू रख दिया, तो शेरू के नाम पे यहाँ पे ज़मीन यहाँ पे कागज़ों में चल रही है। शेरू कौन है ये किसी को पता नहीं है, ठीक है। बाद में पता चला कि हाँ ये कुत्ते का नाम है, ठीक है, उसके नाम पे ज़मीन इतनी सारी है। तो इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ पे लोगों के द्वारा नए नए रास्ते निकाले गए, ठीक है। यहाँ पे जो टेनेंट्स है, मतलब कि जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेनेंट्स, तो इन्हें भी यहाँ पे लीगल सिक्योरिटी दी गई कि आप जिन खेतों में काम करते हैं वो आपके पास रहेंगे, ठीक है। मतलब कि इससे ये ज़मीन इनके पास रहेगी, ठीक है, ये सिक्योरिटी इन्हें दी गई थी। तो ये लैंड रिफॉर्म से यहाँ पे बहुत सारे चलाए गए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फूड क्राइसिस के बारे में देखते हैं। फूड क्राइसिस आपको 1965 से 1967 के बीच में देखने को मिलेगा। इसी बीच में आपको यहाँ पे ये जो 60 का दशक था, यहाँ पे 2 युद्ध आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो 1962 में चाइना के साथ हुआ, 1965 में फिर पाकिस्तान के साथ हुआ, ठीक है, 1971 में फिर से हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस समय में आपको 2 युद्ध देखने को मिलेंगे। अभी ये जो 2 युद्ध हुए थे इसके बाद में यहाँ पे एक फूड संकट, मतलब कि एक सूखे की समस्या यहाँ पे देखने को मिली भारत में, ठीक है। ये जो सूखा था मेनली यहाँ पे आपको बिहार में बहुत बुरा इसका इफेक्ट देखने को मिला। अभी 2 वॉर हुई थी, फूड शॉर्टेज यहाँ पे देखने को मिला, फेमाइन, ठीक है, भूखमरी यहाँ पे देखने को मिली भारत में बहुत सारे एरियाज़ में। फूड शॉर्टेज यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे, बिहार में। तो यहाँ पे जो डेथ रेट था बिहार में 1967 में ये कितना बढ़ गया, 34% इंक्रीज़ हो गया। मतलब कि अगर पिछले यहाँ पे 1964-65 में अगर 100 में से एक व्यक्ति यहाँ पे मर रहा है फूड क्राइसिस की वजह से, यहाँ पे 100 में से कितने लोग मर रहे हैं, 34 लोग यहाँ पे मर रहे हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ पे डेथ रेट यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका था बिहार में, बहुत बुरा हाल हुआ था।
फूड के जो प्राइसेस थे वो दो गुना से ज़्यादा बढ़ चुके थे। मतलब कि अगर पंजाब में यहाँ पे 1 किलो जो गेहूं है, मान लो कि ये कितने का, 4 रुपये का है, तो यहाँ पे बिहार में 1 किलो का जो रेट था वो 8 रुपये या 10 रुपये, इतना यहाँ पे रेट हो चुका था। ठीक है, गेहूं का 2 गुना या 2 गुना से ज़्यादा यहाँ पे पंजाब के कंपैरिजन में हो चुका था। अब यहाँ पे एक जोनिंग सिस्टम भी था, मतलब कि आप यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रही है आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं ली जा सकते। तो ये जोनिंग सिस्टम यहाँ पे पॉलिसी थी सरकार की। ठीक है, तो ऐसे में भी यहाँ पे सामान आ जा नहीं रहा था, इसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा, मतलब कि यहाँ पे जो गेहूं है वो निर्यात करना पड़ा, बाहर के कंट्री से मंगवाना पड़ा। मेनली कहाँ से, यूएसए से मदद लेनी पड़ी। ठीक है, इससे यहाँ पे क्या हुआ, डॉलर के रेट बढ़ गए। ठीक है, इसे हम अगले चैप्टर में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी ने क्या क्या डिसीजन लिए थे इस रिगार्डिंग, वो हम आगे देखेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। ये जो 1966 में यहाँ पे शुरू किया गया था, मतलब 3rd 5 ईयर प्लान जो था, ठीक है, ख़त्म होने के कगार पे। अमेरिकन साइंटिस्ट सबसे पहले किनके द्वारा शुरू किया गया था, नॉर्मन ब्लॉक के द्वारा शुरू किया गया था। अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्हें वर्ल्ड का यहाँ पे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मन ब्लॉक, इन्हें यहाँ पे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है विश्व में। ठीक है, या नाम याद रखना, विश्व में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे बोला जाता है, नॉर्मन ब्लॉक को बोला जाता है। अगर भारत में पूछ ले, भारत में किसे बोला जाता है, यहाँ पे स्वामीनाथन को बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म है, हरी क्रांति, ठीक है, हरी क्रांति ये जो टर्म है किसके द्वारा दी गई थी, यहाँ पे विलियम गॉड के द्वारा दी गई थी। ये टर्म भी याद रखना। ठीक है, विलियम गॉड इनके द्वारा यहाँ पे टर्म दी गई थी। MS स्वामीनाथन यहाँ पे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भारत के बोले जाते हैं। यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग यहाँ पे ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन विश्व के बोले जाते हैं। ठीक है, ये 3 नाम आई होप आपको याद हो गए होंगे। नॉर्मन बोरलॉग हो गया, MS स्वामीनाथन हो गया, विलियम गॉड हो गया। ठीक है, 4-5 बार रिपीट करो, याद हो जाएगा यहीं पे। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्शन ये ड्रामेटिकली इंक्रीज की, बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे इंक्रीज की गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज थे, ठीक है, वीट, कनक के, चावल के, इनका इस्तेमाल किया गया था। सो इसमें यहाँ पे जो कोर्स सीरियल थे, मतलब जो मोटे अनाज थे, इनके ऊपर मेनली फोकस किया गया था कि इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सेंटर बनाया गया था यूपी में एक शामली, ठीक है, ये जगह देखने को मिलेगी, तो ये इसका केंद्र था। सो साइंटिफिक इरिगेशन हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इनका इस्तेमाल भी किया गया था। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन, कुछ नहीं है इसमें। अब इसके हम मेरिट्स, डीमेरिट्स, प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने ऑफर किए हाई यील्ड वैरायटी के बीज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, बेटर इरिगेशन बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, प्लस पॉइंट हो गया ये। ठीक है, बीज, पेस्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर्स, खाद होगी, कीटनाशक दवाइयाँ होगी, इरिगेशन सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर उपलब्ध करवाई सरकार ने। गवर्नमेंट ने यहाँ पे गारंटी दी कि आप जो भी प्रोडक्शन करोगे, जो भी पैदावार होगी, हम आपसे खरीदेंगे। तो सरकार ने एक पहले प्राइस निर्धारित कर दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे MSP बोला जाता है, आप इस वर्ड से अच्छे से परिचित हो गए MSP से। तो ये सरकार ने पहले निर्धारित कर दिया कि हम इतने कॉस्ट पे आपसे लेंगे। तो यहाँ पे जो अमीर किसान थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, इन्हें बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ इससे। ठीक है, और यहाँ पे जो मिडिल पीसेंट थे, सेक्शन थे, यहाँ पे किसान जो थे, इन्हें भी बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ और यहाँ पे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल बन गए। ठीक है, मतलब कि अब ये भी प्रभावित होने, मतलब ऑब्वियस अमीर हो गए यहाँ पे, तो इनका भी तबका यहाँ पे सोसाइटी में बड़ा हो चुका था। डीमेरिट्स देख लेते हैं क्या हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो यहाँ पे वीट प्रोडक्शन नो डाउट बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज हुई, लेकिन राइस हो गया, यहाँ पे ऑयल सीड्स हो गया, पल्सेस जो दालें होगी, ये क्या हुई, यहाँ पे इनकी पैदावार कम होगी इसके साथ में। ठीक है, ये डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो गैप था ये बहुत बढ़ गया गरीब किसान और अमीर किसान में, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पंजाब के किसान हो गए, हरियाणा के किसान हो गए, और जो आपको वेस्टर्न यूपी देखने को मिलेगा, यहाँ के किसान, इन्हें बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो ये था, बाकी सभी यहाँ पे पीछे रह गए। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन देखा, वाइट रेवोल्यूशन देख लेते हैं। वाइट रेवोल्यूशन दूध में हुआ, ठीक है, मिल्क में।
तो वर्गीज खुरैन, ठीक है, नाम याद रखना है, यहाँ पे इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, वर्गीज खुरैन, ठीक है, वीके याद रखना। इन्होंने अमूल कंपनी यहाँ पे लॉन्च की थी। अमूल कंपनी के बारे में आप लोगों को सभी को पता होगा, आनंद शहर है एक गुजरात में, वहाँ पे एक डेयरी कॉर्पोरेशन था, यहाँ पे आंदोलन बहुत बड़ा चलाया गया था। यहाँ पे गुजरात में 25 लाख यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूसर गुजरात में जुड़े इनके साथ में, ठीक है। तो अमूल यहाँ पे जो पैटर्न था, यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल यहाँ पे बन के उभरा। यहाँ पे जो रूरल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ था, पॉवर्टी एलिवेशन में, गरीबी में कुछ राहत इनके द्वारा पहुँचाएगी, इतना बड़ा यहाँ पे इनके द्वारा खोला गया था ये, ठीक है। ये जो क्रांति थी, सफ़ेद क्रांति, तो यहाँ पे 1970s में रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना गया, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। तो यहाँ पे पर्पस क्या था, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ पे कंज्यूमर्स दोनों को साथ में ले आना, मतलब जो यहाँ पे डेयरी फार्मिंग जिनका काम है, ठीक है, और जो यहाँ पे ले रहे हैं, दोनों को साथ में लेके आना, और यहाँ पे जो मिडल मैन है उसे ख़त्म करना, और यहाँ पे जो रेगुलर इनकम है, यहाँ पे ये भी एक इंश्योर करना कि आपको यहाँ पे इनकम का सोर्स मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें, वैसे भी ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। 1967 में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर लगाई गई इंदिरा गांधी के द्वारा। 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि उनका मानना था कि प्राइवेट सेक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब मेनली फोकस पब्लिक सेक्टर के ऊपर किया गया। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया पुअर प्रोग्राम्स, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स आगे हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, टेंशन मत लेना। 1950 से लेके 80 तक इंडिया की जो इकोनॉमी ग्रोथ थी, ये बहुत धीरे धीरे चली, ठीक है, मतलब कि 3 से 3.5% तक ये चली थी, ठीक है, बहुत स्लो थी यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया चैप्टर, आई होप। अगर चैप्टर समझ में आया तो अपने आसपास सफाई रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएं, ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना, यही हमारा लक्ष्य है, और पानी को सेव करना ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के समय में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।